हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलेश खंडेरिया फ्रॉम नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलिए आज इस लेक्चर में हम मास्टर्स हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का। यानी कि इससे पहले लेक्चर्स में हमने कभी पढ़ा ओनली बैलेंस शीट, कभी पढ़ा ओनली पीएनएल, कभी पढ़ा दोनों साथ में लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट, और कभी अगर एक दो एडजस्टमेंट भी आए तो विदाउट नोट्स टू अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का मेन पार्ट है, हार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट विथ नोट्स टू अकाउंट, वो हमने अभी तक एक भी लेक्चर में नहीं पढ़ा है बिकॉज वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझना हो, और फुल बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक हम इसी सम में सीखने वाले हैं, यानी कि एडजस्टमेंट से लेकर नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाए। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ दो चीजें याद होनी चाहिए, फॉर्मेट्स, और जो हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे वो आपको पता होने चाहिए, यानी कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट और नोट्स टू अकाउंट। आपको ये 3 चीजें सिर्फ आनी चाहिए, तो ये सम आपको पूरा का पूरा अभी का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मास्टर सम से। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखिए आपको ट्रायल बैलेंस नजर आ रही है, उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट हमारे। अब देखिए अलग अलग टैब में मैंने अलग अलग चीजें बनाई हुई है, यानी देखिए इस टैब में मैंने बनाई है बैलेंस शीट, इस टैब में मैंने बनाया है पीएनएल, इस टैब में मैंने बनाया है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो हम पहले पूरी ट्रायल बैलेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको कोड देंगे। यानी कि पता है मैंने कई लेक्चर्स में आपको कोडिंग देना सिखाया है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल होगी तो आप क्या दोगे, इक्विटी, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद अलग अलग मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले मैं इसको कोड्स दे दूंगा, उसके बाद एडजस्टमेंट की आपको सबको पता है। देखिए यहाँ पर बेसिक रूल्स तो सबके लिए सेम ही है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनीज फाइनल अकाउंट। यानी कि ट्रायल बैलेंस के ओनली कितने इफेक्ट, 1 इफेक्ट, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट्स। ट्रायल बैलेंस में अगर किसी की बैलेंस डेबिट होगी तो उसकी मैं सिर्फ डेबिट इफेक्ट ही दूंगा, और क्रेडिट बैलेंस होगी तो क्रेडिट इफेक्ट ही दूंगा। और एडजस्टमेंट की मैं कितनी इफेक्ट्स दूंगा, 2, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। लेकिन यहां पर सबको दिक्कत क्या आती है कि यहां पर डेबिट क्रेडिट, यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में हम डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। तो सिंपली आप ऐसा समझो कि सपोज के पीएनएल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, तो इनकम का पार्ट आप समझो क्रेडिट और एक्सपेंस का पार्ट आप समझो डेबिट। और जब कभी भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो सिंपली इक्विटी समझो क्रेडिट और असेट समझो डेबिट। तो आपको डेबिट क्रेडिट का वो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे नहीं, समझ तो सकते हैं ना हम। और ये क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स आईएमबीए में 14 मार्क्स का आएगा, यानी कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में जब कभी भी ये सम पूछा जाता है तो आईएमबीए में पूछते हैं 14 मार्क्स का, बीकॉम में पूछते हैं 20 मार्क्स का। हाँ, ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए ये सम है नहीं, लेकिन वो भी ये देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ धारा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। अब देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए इसको हम कोड क्या देंगे, पहले तो ये आएगा इक्विटी साइड, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें भी क्या, शेयर कैपिटल। तो मैंने सिंपली इसको कोड दिया ESS। अब देखिए उसके बाद है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी हमारी है तो कैपिटल ही, यानी कि शेयर कैपिटल ही है, तो सिंपली पहले कहा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और उसमें भी शेयर कैपिटल। उसके बाद आया 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब देखिए 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स यानी कि ये हमारे लिए क्या है, बोरोइंग है, और ये कौन सी बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म। तो चलिए सबसे पहले तो इक्विटी, उसमें क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें भी कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो सिंपली मैं यहाँ पर LB लिख देता हूं, यानी कि पता चल सके हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद आया ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे तो कहां पर आएगा, पीएनएल में। तो सिंपली पीएनएल में मैं ऐसे PNL लिख देता हूं। अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो यह आएगा चेंज इन इन्वेंटरीज के अंडर। ठीक है, उसके बाद है परचेस एंड सेल्स। अब देखिए परचेस एंड सेल्स ये तो पीएनएल में ही आएगा, और आपको सिंपली पता भी चल जाएगा, सेल्स आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंडर, और परचेस का तो पूरा मैन हेड खुद का है। तो यहां पर देखिए डेबिट बैलेंस किसकी होगी, परचेस की, और क्रेडिट बैलेंस किसकी होगी, सेल्स की। अब देखिए उसके बाद आया गुड्स रिटर्न। अब देखिए ये भी मैं कहां पर लिखूंगा, पीएनएल में। उसके बाद आया लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, असेट। तो पहले आया ए, उसके बाद कौन सी असेट है, नॉन करंट, तो मैंने लिखा N, और उसके बाद फिक्स टेंजिबल तो मैंने लिखा FT। ठीक है, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, सेम, पहले ये हमारे लिए है असेट, उसमें भी नॉन करंट एसेट, उसमें भी फिक्स टेंजिबल, तो यहां पर हम कोड दे रहे हैं। उसके बाद आया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स की बैलेंस कौन सी होगी,
क्रेडिट और डेबिट बैलेंस किसकी होगी, डेटर्स की। तो यहां पर ये आएगा कहां पर, सिंपली बैलेंस शीट में आएगा। ये आएगा कहां पर, बैलेंस शीट में, लेकिन क्रेडिटर आएगा इक्विटी साइड और डेटर आएगा असेट साइड। तो सिंपल ये है कि डेटर्स आप कहां पर लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर, और क्रेडिटर्स कहां पर लिखोगे, ट्रेड पेएबल्स के अंडर। तो सिंपली मैं इसको स्किप कर रहा हूं, इसके बाजू में मैं कोड नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये सिंपल है इसलिए। ऑक्ट्रॉय, अब देखिए ऑक्ट्रॉय क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। लेकिन पीएनएल में अगर आप देखोगे तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर हेड नहीं है, तो मैं सिंपली कहां पर लिखूंगा, अदर के अंडर, यानी कि अदर एक्सपेंस। यहां पर उसके बाद आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अगर हम देखें तो ये पहले तो हमारा एक्सपेंस है, यानी आएगा कहां पर, पीएनएल में। उसके बाद ये भी कहां पर आएगा, अदर में, ठीक है। उसके बाद आया कैरेज आउटवर्ड। अब देखिए कैरेज आउटवर्ड भी है तो हमारे लिए एक्सपेंस ही, तो सिंपली कहां पर लिखेंगे हम, पीएनएल में अदर एक्सपेंस के अंडर, ठीक है। उसके बाद है वेजेस। अब देखिए वेजेस आप सिंपली दो तरह से लिख सकते हो। पहला तो डायरेक्ट वेजेस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस करके आप चेंज इन इन्वेंटरीज के नीचे आप हेड बनाओ, उसके नीचे आप वेजेस लिखो तो भी चलेगा। और अगर आपको वो नहीं बनाना है तो सिंपली आप कहां पर लिख दो, अदर एक्सपेंस के अंडर। तो मैं यहां पर सिंपली लिखूंगा पीएनएल में अदर एक्सपेंस के नीचे, ठीक है। उसके बाद आया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब देखिए इसके लिए भी हमारे पास पर्टिकुलर कोई हेड नहीं है, तो सिंपली मैं कहां पर लिखूंगा, पीएनएल, और उसमें भी कहां पर, अदर। चलिए उसके बाद आया व्हीकल्स। अब व्हीकल्स भी हमारे लिए क्या है, असेट, तो पहले मैं लिखूंगा ए। उसके बाद कौन सी असेट, नॉन करंट, तो एन। और उसके बाद कौन सी, फिक्स टेंजिबल, तो मैंने लिख दिया एफ टी। अब देखिए गुड्स इन ट्रांजिट, नोट्स टू अकाउंट वाला लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में समझाया था गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है। यानी कि अभी मैं सिंपली समझाऊं, देखिए अभी मैंने सिंपली माइक ऑर्डर किया है अमेजोन से, वो पता नहीं कहां पर, तेलंगाना या तो मुंबई से आ रहा है, अभी तक अहमदाबाद पहुंचा है। मैंने 3-4 दिन पहले से उसका ऑर्डर किया है, लेकिन अभी वो अहमदाबाद पहुंचा है आज। अब सुबह मैंने स्टेटस देखा था, तो शायद कल तक मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि यहाँ पर 31 मार्च होती और ये मेरा बिजनेस का कोई स्टॉक होता, यानी कि मेरी बिजनेस का कोई गुड्स होता, 31 मार्च को मैंने परचेस कर लिया, यानी कि मैंने पेमेंट कर लिया है, लेकिन डिलीवरी मेरे पास नहीं पहुंची है, तो सिंपली वो स्टॉक तो मेरा ही कहलाएगा। तो वो क्या कहलाता है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो सिंपली ये हमारे लिए क्या है, इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज पहले तो आती है असेट साइड, उसमें भी करंट असेट, और उसमें आई इन्वेंटरीज के अंडर। चलिए उसके बाद आया डायरेक्टर्स फीस। अब देखिए डायरेक्टर फीस में आपको दो चीजें याद रखती हैं, ये है तो हमारे लिए एक्सपेंस ही, लेकिन अगर यहां पर देखो डायरेक्टर फीस वर्ड यूज किया है तो आप लिखोगे अदर एक्सपेंस के अंडर। लेकिन अगर डायरेक्टर फीस की जगह ट्रायल बैलेंस में हमें वर्ड यूज करेंगे डायरेक्टर सैलरी या तो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, अगर ये दो वर्ड्स यहां पर यूज किए हैं तो सिंपली हम कहां पर लिखेंगे, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के अंडर, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, अगर डायरेक्टर फीस वर्ड यूज किया तो आप लिखोगे अदर एक्सपेंस, यानी कि सिंपली मैं यहां पर कहां लिखूंगा, अदर एक्सपेंस के अंडर। लेकिन अगर यहां पर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन या तो डायरेक्टर्स सैलरी ऐसा वर्ड अगर यूज करते तो मैं लिखता कहां पर, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के अंडर। तो सिंपली चलिए हम लिख देते हैं पीएनएल और उसमें अदर, और उसमें अदर एक्सपेंस के अंडर, ठीक है। उसके बाद लोन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दिया है, देख सकते हैं बैलेंस कौन सी है, क्रेडिट। तो ये पहले तो हमारी हुई इक्विटी, उसमें भी यहां पर हमें ड्यूरेशन के बारे में नहीं बोला गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कितने महीनों के लिए है, कितने सालों के लिए है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर नहीं दी गई है। तो सिंपली मैं कहां पर लिखूंगा, नॉन करंट में, यानी कि जब कभी भी हमें ड्यूरेशन नहीं देते तो हम सिंपली क्या एज्यूम करते हैं, ये लोन कैसी है, लॉन्ग टर्म, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके बाद कहां पर लिखूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि एलबी। उसके बाद आया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है तो हमारे लिए एक्सपेंस ही, क्योंकि जो पहले हमने डिबेंचर इशू किए थे। अब देखिए नेक्स्ट आया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देखिए ये भी हमारे लिए है तो एक्सपेंस ही, सिंपली मैं लिखूंगा तो पीएनएल में। लेकिन ये किसका एक्सपेंस है, पहले हमने डिबेंचर इशू किए थे, यानी कि मैंने मार्केट से अमाउंट बोरो किए बाय वे ऑफ डिबेंचर्स। तो मैंने सिंपली क्या अरेंज किया, फाइनेंस अरेंज किया, और ये फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट है, तो सिंपली पीएनएल में मैं कहां पर लिखूंगा, अंडर फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप देख पाओ तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 है अमाउंट। अगर आप ऊपर देखो डिबेंचर्स हमने कितने के इश्यू किए थे,
3 लाख के। तो सिंपली 3 लाख का अगर आप 10% करोगे तो क्या आएगा, 30,000 हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा। लेकिन हमने अभी तक पे कितने किए हैं, 12,000। यानी कि यहां पर क्या बन रहा है, हिडन एडजस्टमेंट। तो सिंपली मैं यहां पर लिखूंगा H1 और यहां पर भी मैं दे दूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में H1, यानी कि मुझे पता चल सके जब हम लास्ट में ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल सके कि यहां पर हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो सिंपली यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है कौन सी बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि मेरी क्या है, इनकम। तो सिंपली मैं कहां पर लिखूंगा, पीएनएल में, लेकिन अदर इनकम। चलिए उसके बाद आया स्टाफ पेंशन फंड। अब देखिए यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ, फंड, यानी कि ये कौन सा फंड है, लॉन्ग टर्म फंड है, क्योंकि स्टाफ को पेंशन हम कब देंगे, जब वो रिटायर्ड होंगे तब। यानी कि 2-3 महीने में तो सब रिटायर्ड नहीं होंगे, वो हमारे यहाँ पर कई साल तक काम करेंगे। उनका पेंशन जो भी इकट्ठा होगा वो अभी हम हमारे पास रखेंगे, लेकिन जब कभी भी वो लोग रिटायर्ड होंगे तब जाकर हम उनको ये पेंशन का पैसा तब देंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो सिंपली ये इक्विटी हुआ, यानी कि हमारे लिए लायबिलिटी है, तो मैं लिखूंगा इक्विटी साइड। उसमें भी कौन सी, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए है। और उसमें भी ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, यानी कि हमने स्टाफ के पास से अमाउंट बोरो नहीं की है, उनकी जो अमाउंट हमारे पास है वो हमने सिर्फ दी नहीं है। तो प्रोविजन हमारे लिए हुआ, और कौन सा, लॉन्ग टर्म। चलिए उसके बाद आया इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए तो क्या है, असेट। तो सिंपली मैं कहां पर लिखूंगा, ए, उसके बाद नॉन करंट एसेट, और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक सब हेड है, तो सिंपल मैं यहां पर लिखूंगा NI। उसके बाद आया डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। अब देखिए डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स ये हमारे लिए है कौन सी असेट, फिक्टिशियस असेट। तो सिंपली मैं कहां पर लिखूंगा, असेट साइड। उसमें भी कौन सी, नॉन करंट, और उसमें भी हमारे पास फिक्टिशियस असेट के लिए कोई स्पेशल हेड तो नहीं है, तो मैं सिंपल इसको कहां पर लिखूंगा, अदर नॉन करंट असेट के अंडर। उसके बाद आया लूज टूल्स। अब देखिए लूज टूल्स आप सबको पता है ये कहां पर हम लिखते हैं, इन्वेंटरीज के अंडर। तो सिंपली पहले ए, उसके बाद करंट असेट, और उसके बाद इन्वेंटरीज। चलिए बिल्स पेएबल भी होंगे और रिसीवेबल्स भी होंगे, यानी कि सिंपल ये कहां पर आएगा, ट्रेड पेएबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर। डेबिट बैलेंस किसकी होगी, ट्रेड रिसीवेबल की, और क्रेडिट बैलेंस किसकी होगी, ट्रेड पेएबल्स की। तो चलिए उसके बाद आया फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट वर्ड सुनकर या तो देखकर आप सिंपली असेट साइड मत लिख देना, यहां पर बैलेंस है क्रेडिट। अगर असेट साइड होगा तो कौन सी बैलेंस आएगी, डेबिट बैलेंस। लेकिन यहां पर है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि सिंपली हमने मार्केट में से, यानी कि हमने शेयर होल्डर्स या तो पब्लिक के पास से डिपॉजिट कलेक्ट की है। पता है सिंपली हमने एक वर्ड पढ़ा था, पब्लिक डिपॉजिट। सिंपली हम उसको पब्लिक डिपॉजिट की जगह वर्ड यूज ऐसा भी कर सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट, यानी कि पब्लिक के पास से हमने फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की है, उन पर हम इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सिंपली हम उसको स्किप करते हैं। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर पहले तो इक्विटी, उसमें भी नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें भी नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि हमने मार्केट से अमाउंट बोरो की है बाय वे ऑफ फिक्स डिपॉजिट, या तो आप बोल सकते हो पब्लिक डिपॉजिट। अब देखिए उसके बाद आया जनरल रिजर्व। पहले ये आएगा रिजर्व सरप्लस के नीचे, तो पहले आया ई, उसके बाद आया शेयर होल्डर्स फंड, और उसके बाद आया रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि आर। चलिए उसके बाद आया शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट यानी कि ये अमाउंट कैसे कलेक्ट होती है, कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं करता तो हम उसके शेयर्स क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। तो सिंपल ये आएगा किस साइड के नीचे, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे, ये शेयर कैपिटल के साथ ही हम लिखेंगे। तो पहला आया इक्विटी, उसके बाद आया शेयर होल्डर्स फंड, और उसके बाद आया शेयर कैपिटल, उसके बाद आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए ये हम लिखेंगे असेट साइड ए, उसके बाद करंट एसेट, वहां पर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक हेड है, वहां पर हम लिखेंगे। चलिए उसके बाद आया पीएनएल अकाउंट, यानी कि ये पीएनएल की हमारी बैलेंस है जो एवरी ईयर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सिंपल ये कहां पर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। तो सबसे पहला इक्विटी, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें भी कहां पर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये क्या है, सरप्लस। तो सिंपली ESR। अब देखिए ट्रायल बैलेंस को हमने कोड दे दिए, और सिंपली हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में ले लिया कि कौन कौन सी चीज कहां पर आएगी, हमने पूरा इसको पढ़ा यहां पर। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स की ओर। अब देखिए एडजस्टमेंट्स, यानी कि एडजस्टमेंट जब कभी भी हम करते हैं तो सिंपली आपको पता है, अगर आप मेरे पास पढ़ते हो तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट पढ़कर जो भी हम ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन इसके साथ इंक्लूड करने वाले होते हैं उसको नंबर देते हैं एडजस्टमेंट का।
यानी कि हमारे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए एडजस्टमेंट पढ़ने के साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस में नंबर्स भी देते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला एडजस्टमेंट है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। अब देखिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल का सिंपली हमें कुछ भी काम नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर शेयर कैपिटल के नोट्स का स्टार्टिंग यहाँ से करोगे। उसके बाद ना तो हम इसको किसी में इंक्लूड करेंगे, ना ही कहीं पर कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे, कहीं पर भी नहीं। सिंपली ये इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन हम सिंपली जहां पर भी इसकी जगह हम सिर्फ लिख देंगे, इसका कुछ भी हमें काम नहीं है। 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 12% 3,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹2,80,000। अब देखिए इसकी दो इफेक्ट्स आएंगी, एक पहली तो आएगी कि पीएनएल में चेंज इन इन्वेंटरीज के अंडर, और दूसरी कहां पर आएगी, इन्वेंटरीज के हेड के नीचे बैलेंस शीट में। उसके बाद डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग by 5%, प्लांट एंड मशीनरी by 10%, व्हीकल by 20%। अब देखिए इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग मैंने दे दिया नंबर 3, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी मैंने नंबर दे दिया 3, और इसके बाद यहाँ पर व्हीकल मैंने नंबर दे दिया 3। अब उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया था। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया 4। उसके बाद प्रोवाइड बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स बाय 5%। तो चलिए डेटर्स यहाँ पर कहीं दिया गया था, देखिए यहाँ पर है, मैंने नंबर दे दिया 5। उसके बाद है ट्रांसफर ₹40,000 टू जनरल रिजर्व। अब आप सबको पता है कि जनरल रिजर्व में बैलेंस आती कहां से, यानी कि ट्रांसफर कहां से होता है, पीएनएल में से। तो सिंपली देखो मैंने पीएनएल को नंबर दिया, और उसके बाद गया कहां पर पीएनएल में से प्रॉफिट, तो हम बोल सकते हैं जनरल रिजर्व में। तो सिंपली जनरल रिजर्व को भी मैंने 6 नंबर दे दिया। उसके बाद डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि डायरेक्टर्स ने कहा है कि 10% हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। तो सिंपली डिविडेंड भी जाता कहां से, प्रॉफिट में से ही। लेकिन पीएनएल स्टेटमेंट में हम इसकी इफेक्ट नहीं देंगे, कहां पर देंगे, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के नीचे जो हम सरप्लस लिखेंगे, यानी कि पीएनएल की जो बैलेंस आएगी उसमें से हम ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि प्रपोज्ड डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं वो इसमें से हम देंगे, पीएनएल स्टेटमेंट में से नहीं, पीएनएल अकाउंट की बैलेंस में से। तो चलिए यहां पर मैंने नंबर दे दिया 7। उसके बाद 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। चलिए आप यहां पर देख सकते हैं 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स, अमाउंट का यहां पर हमें काम नहीं है, लेकिन सिंपल ये देखिए यहां पर इश्यू हमने कब किए हैं, 2016, यानी कि 16-17 के ईयर में हमने स्टार्टिंग में इशू किया है, और हम रिडीम कब करने वाले हैं, 2023, यानी कि 31 मार्च 2023। अब सिंपली अगर आप कैलकुलेट करो तो कितने साल तक ये डिबेंचर्स हमारे पास रहेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली कैलकुलेशन किया है, 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एंड 22-23। सिंपली कितने ईयर्स हुए, 7। अब देखिए अगर आपको याद हो तो सिंपली यहां पर आया था डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। देखिए यहां पर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, मैंने इसको एडजस्टमेंट नंबर दे दिया 8। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको पता होगा कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स कौन सी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट। तो सिंपली हम जो भी फिक्टिशियस एसेट होती है उसका हम क्या करते हैं, जितने सालों तक वो हमारे पास रहने वाली होती है, यानी कि जितने ड्यूरेशन में वो चलने वाली होती है, एवरी ईयर हम उसका सेम पोर्शन राइट ऑफ करते हैं। अब देखिए यहां पर इसकी अमाउंट कितनी है, 80,000। अब देखिए 80,000 डिवाइड बाय ईयर्स कितने आए हमारे पास, 7, यानी कि 1/4/2016 से लेकर अगर आप 31 मार्च 2023 तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने साल हुए, 7 ईयर्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 80,000 डिवाइड बाय 7। तो देखिए यहां पर मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है 80,000 डिवाइड बाय 7, तो अमाउंट आई यहां पर 11,428.6, यानी कि फ्रैक्शन अगर मुझे इग्नोर करना हो तो अमाउंट बन जाएगी 11,429, यानी कि एवरी ईयर में 11,429 डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स में से मैं माइनस करूंगा, यानी कि राइट ऑफ करूंगा। कब तक, जब तक ये अमाउंट जीरो नहीं हो जाती तब तक। और जीरो कब होगी, 2023 में। 16-17 के फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले हैं, तो सिंपली यहां पर पूरे एडजस्टमेंट हमारे हो गए कंप्लीट, और यहां पर मैंने नंबर दे दिया 8। चलिए अब शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट, पीएनएल और नोट से। सिंपली मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने बनाई है बैलेंस शीट, यहां पर बनाया है पीएनएल, और यहां पर बनाया है हमने नोट्स। ये सब हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जो भी चीजें इसमें इंक्लूड होती होंगी वो हम इंक्लूड करेंगे। एडजस्टमेंट पहले सोचेंगे,
फिर जहां पर भी हम इफेक्ट देंगे वहां पर मैं येलो टिक कर दूंगा, यानी कि सपोज रिजर्व सरप्लस का जो भी नोट नंबर है वहां पर अगर कोई चीज आ रही होगी तो मैं वहां पर लिखने के लिए येलो टिक कर दूंगा, यानी कि आपको पता चल सके आपको वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पूरी बैलेंस शीट और पीएनएल मैंने कैलकुलेट कर कर ही रखे हैं क्योंकि हमारा टाइम बच सके। अगर मैं आपके सामने टाइप करने बैठूंगा तो पता नहीं ये वीडियो 1.5 घंटे से बढ़कर 3-4 घंटे का हो सकता है अगर मैं आपको आपके सामने पूरी बैलेंस शीट टाइप करूँ तो। ठीक है, इसके लिए मैंने बैलेंस शीट, पीएनएल और नोट्स टू अकाउंट टाइप करके ही रखे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने क्या करूंगा, सोचकर, अंडरस्टैंडिंग आपको देकर सिंपली उसको येलो टिक करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जब कभी भी सम स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं, एडजस्टमेंट में से, क्योंकि हमें खतरों के खिलाड़ी और खतरा हमें ज्यादा पसंद है। यानी कि एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट हम देखना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला एडजस्टमेंट है, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। अब देखिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैंने आपको अभी बोला कि ये सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन है। हम इस चीज को कहीं पर भी इंक्लूड यानी कि कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो सिंपली हम ये लिखेंगे कहां पर, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल के अंडर। तो देखिए शेयर कैपिटल कहां पर आती है, बैलेंस शीट में। अब देखिए शेयर कैपिटल, उसका नोट नंबर कौन सा है, नंबर 1। तो देखिए नोट नंबर 1 मैंने सिंपली ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखा है। देख लेते हैं अमाउंट कितनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि कितना आया, 3 लाख। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा 3 लाख और टिक किया येलो। उसके बाद ऑथोराइज शेयर कैपिटल किसकी दी गई है, 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर कितनी हुई, 15 लाख। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 लाख। अब देखो उसके बाद मैंने आउटर कॉलम में टोटल लिख दिया कितना है, 18 लाख। देखिए यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं किया है, तो सिंपल ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हमें सिर्फ लिखनी है, कुछ भी इसका दूसरा कुछ भी काम नहीं है। अब आप सोचोगे सर आपने तो नोट्स पहले से ही बना दिए, हमें कैसे पता चलेगा कि नोट्स बनानी कैसा है, यानी कि कितनी नोट्स कौन सा नंबर देना है, कैसा पता चलेगा। तो सिंपली आप क्या करो, बैलेंस शीट जब कभी भी आप बनाओ तो सिंपली आप नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स के नंबर लास्ट में दो, क्योंकि नोट के नंबर आप सीक्वेंस में दोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सिंपली आप कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको बीच में आ रहा है तो नोट उसकी बनाओ, लेकिन आप क्या करो, उस नोट का नंबर मत दो। यानी कि नोट जब कंप्लीट हो जाए, यानी कि पूरा फाइनल अकाउंट जब लास्ट में खत्म हो जाए, तब आप सीक्वेंस में उसको नंबर दे दो। यानी कि शेयर कैपिटल को दे दो नंबर 1, रिजर्व सरप्लस को दे दो नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को नंबर दे दो 3। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अगर आपने नोट बनाया है तो नंबर दो, वरना नहीं दो। तो आपको क्वेश्चन होगा सर हमें नोट्स किस चीज की बनानी है और किस चीज की नहीं बनानी, ये कैसा पता चलेगा। सिंपली अगर कोई पर्टिकुलर हेड के नीचे एक से ज्यादा यानी कि 2, 5, 10, 15 इंफॉर्मेशन आ रही है तो सिंपली आप क्या करो, उसकी नोट्स बनाओ। और अगर एक ही चीज होगी तो आप सिंपली नोट नहीं बनाओगे, यहां पर ही लिख दोगे तो भी चलेगा। चलिए लास्ट में आपको इसकी बोनस टिप्स भी दूंगा कि आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक कैसे कर सकते हो। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। चलिए दूसरा एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹2,80,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड, इसकी इफेक्ट दो जगह पर आएगी। एक तो आएगी पीएनएल में चेंज इन इन्वेंटरीज के नीचे क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं ओपनिंग में से, पहले हम लिख लेते हैं वहां पर। अब देखिए एक्सपेंस में चेंज इन इन्वेंटरीज, उसमें यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उसमें लिखा अमाउंट है 2,80,000, तो यहाँ पर एक इफेक्ट दे दी। अब दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड करंट एसेट के अंडर इन्वेंटरीज के हेड के नीचे। तो यहां पर बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो असेट साइड इन्वेंटरीज, अब देखिए इन्वेंटरीज अगर हम देखें तो नोट नंबर है उसकी 8। तो सिंपल है, देखिए नोट नंबर 8 में हमने लिखा होगा इन्वेंटरीज, उसमें क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितनी है 2,80,000। अब देखिए हमने यहाँ पर 2,80,000 लिख दिया। तो चलिए सेकंड एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमने दोनों जगह पर दे दी। पहले दी पीएनएल में एक्सपेंस साइड चेंज इन इन्वेंटरीज के अंडर माइनस कर क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद दूसरी इफेक्ट दी असेट साइड इन्वेंटरीज के अंडर। चलिए उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, व्हीकल बाय 20%। चलिए इस एडजस्टमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, तो ट्रायल बैलेंस में से इन सभी की ओपनिंग बैलेंस की हमें जरूरत होगी। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 8 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 6 लाख और व्हीकल है 1,20,000। तो देखिए यहां पर हम येलो टिक कर देते हैं, यानी कि दोबारा हम इसको इंक्लूड ना करें। तो चलिए यहां पर भी मैंने येलो टिक कर दिया। अब देखिए सिंपली हम इसकी इफेक्ट कैसे देंगे, ट्रायल बैलेंस की तो एक ही इफेक्ट आएगी, असेट सेट फिक्स में भी टेंजिबल एसेट के अंडर।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहां पर बैलेंस शीट में असेट साइड, उसमें भी टेंजिबल फिक्स्ड, उसका नोट नंबर कौन सा है 7। तो देखिए सबसे पहले नोट नंबर 7 हमने तीनों की ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिख दी। अमाउंट है 8 लाख, 6 लाख और 1,20,000 और टोटल उसका कितना आया 15,20,000। तो चलिए ये कहां से हमने इफेक्ट दी, ट्रायल बैलेंस में से, यानी कि यहां पर एक ही जगह पर इफेक्ट आएगी। अब देखिए डेप्रिसिएशन हम देख लें तो लैंड एंड बिल्डिंग पर है 5%, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की जितनी भी अमाउंट होगी हम उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5% से। तो देखिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। अब देखिए कैलकुलेटर अगर हम यहां पर देखें, कैलकुलेशन करते हैं तो 8 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो अमाउंट कितनी आई 40,000। तो चलिए लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आ गया 40,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का रेट कौन सा है, रेट है 10%। तो चलिए 10% से अगर हम कैलकुलेट करें 6 लाख के ऊपर, 6 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आएगा 60,000। तो चलिए 60,000 आया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो हमने वो भी लिख दिया। उसके बाद आया व्हीकल्स। अब देखिए व्हीकल्स उसका डेप्रिसिएशन का रेट कौन सा है 20%। तो सिंपली हमने 1,20,000 पर अगर हम 20% से कैलकुलेट करते हैं तो इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो आया 24,000। तो चलिए ये भी हमने लिख दिया 24,000। अब देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, एडजस्टमेंट है, यानी कि उसकी दो जगह पर इफेक्ट आएगी। एक तो देखिए हमने असेट में से माइनस किया यहां पर, और दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी पीएनएल में। अब पीएनएल में याद हो तो आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वहां पर हम इसकी दूसरी इफेक्ट देंगे। तो यहां पर पीएनएल में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अमाउंट है 1,24,000। देखिए यहां पर भी हमने लिख दिया नोट नंबर 7, यानी कि इसके लिए हमें दूसरी नोट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही नोट में, यानी कि टेंजिबल एसेट की और डेप्रिसिएशन की नोट एक ही बनेगी। तो चलिए यहां पर हमने नंबर लिख दिया 7 और दूसरी इफेक्ट भी इसकी दे दी। चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में हमें इसका सिर्फ फाइनल टोटल लिखना है। तो पहले तो डेप्रिसिएशन का टोटल कितना आएगा, तो देखिए 40,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000, तो अमाउंट है 1,24,000। तो चलिए 1,24,000 हमने यहां पर लिख दी पहले। तो उसके बाद बैलेंस शीट में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, वो जो भी अमाउंट आएगी वो हम वहां पर लिखेंगे, कहां पर बैलेंस शीट में। तो चलिए 8 लाख माइनस हम 40,000 करेंगे तो कितना आया 7,60,000। तो चलिए हमने यहां पर लिख दी 7,60,000। उसके बाद 6 लाख माइनस 60,000, तो अमाउंट आई 5,40,000। तो चलिए ये भी हमने यहां पर लिख दी 5,40,000। अब उसके बाद 1,20,000 माइनस 24,000, तो अमाउंट आई 96,000। तो चलिए ये भी हमने यहां पर लिख दी 96,000। चलिए उसके बाद टोटल कितना आएगा इसका 7,60,000 प्लस 5,40,000 प्लस 96,000। तो चलिए टोटल भी हमने यहां पर लिख दिया 13,96,000। चलिए अब ये हम लिख देंगे असेट साइड, टेंजिबल एसेट की नोट है, देखिए हमने यहां पर लिख दिया 13,96,000 और नोट नंबर दिया इसको 7। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹14,000, यानी कि और हमें कितना मिलने वाला है इंटरेस्ट 14,000। तो पहले हम देख लेते हैं हमें कितना मिल गया है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 16,000, यानी कि 16,000 हमें मिल गया है और 14,000 और मिलने वाला है, यानी कि रिसीवेबल है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 30,000। तो सिंपली पहले तो इस 16,000 की मैं इफेक्ट दूंगा कहां पर पीएनएल में। अब देखिए इसकी कितनी इफेक्ट्स मैं दूंगा एक, यानी कि ट्रायल बैलेंस की तो एक ही इफेक्ट आती है। तो पहले मैं सिंपली लिखूंगा पीएनएल में ये मेरे लिए क्या है इनकम, तो इनकम साइड हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 16,000। तो चलिए ये हमने यहां पर लिख दिया 16,000। अब रिसीवेबल कितनी अमाउंट है 14,000, यानी कि वो हमारे लिए क्या है एडजस्टमेंट, तो उसकी हम इफेक्ट देंगे 2। तो पहले तो हमारी इनकम इंक्रीज हुई, तो सिंपली मैंने यहां पर प्लस किया, ड्यू या तो रिसीवेबल आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो 14,000। और दूसरी इफेक्ट हमारे लिए क्या है ये रिसीवेबल, यानी कि दूसरी इफेक्ट हम कहां पर देंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। अब देखिए असेट साइड कोई पर्टिकुलर हेड तो हमारे पास नहीं है, हाँ है ये करंट असेट, लेकिन इसके लिए कोई पर्टिकुलर हेड तो नहीं है। तो सिंपली मैं कहां पर लिखूंगा अदर करंट असेट के अंडर। तो देखिए उसकी नोट नंबर है 10, तो नोट नंबर 10 में हम लिख लेते हैं यहां पर, तो नोट नंबर 10 में हम लिख देते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 14,000।
ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग, यानी कि सिंपली हमें क्लियर हो सके कि ये हमारे लिए रिसीवेबल है अभी, यानी कि आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल दोनों वर्ड यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। चलिए उसके बाद का एडजस्टमेंट है प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स बाय 5%। अब देखिए डेटर्स की अमाउंट कितनी है 4 लाख। तो पहले ये तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, लेकिन उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आएगी। पहले तो हम डेटर में से माइनस करेंगे जो भी बैड डेट रिजर्व की अमाउंट है वो। अब देखिए बैड डेट रिजर्व कंपनी के लिए तो लॉस ही है, मतलब फ्यूचर लॉस है, और वो भी प्रोबेबल लॉस है, यानी कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, पर सिंपली हमारे पास कोई पर्टिकुलर हेड तो नहीं है इसके लिए, यानी कि एक्सपेंस के अंदर कोई पर्टिकुलर हेड नहीं है, तो सिंपली बैड डेट रिजर्व हम पहली इफेक्ट तो कहां पर देंगे अदर एक्सपेंस के अंदर, और उसके बाद दूसरा कहां पर हम देंगे डेटर्स में से हम माइनस करेंगे। सबसे पहला बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर डेटर्स आता है, तो सिंपली ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर हम देखें तो नोट नंबर है 9, तो 9 नंबर में अगर हम देखें तो पहली अमाउंट है डेटर्स की अमाउंट, देखिए यहां से मैंने ली 4 लाख, तो यहां पर मैंने लिख दी 4 लाख। ठीक है, उसके बाद बैड डेट रिजर्व हमें कितने परसेंट से क्रिएट करना है 5%, तो सिंपली 4 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो कितना आया 20,000। तो चलिए 20,000 हमने यहां से किया माइनस डेटर्स में से, और 4 लाख में से अगर हम 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,80,000। तो चलिए ये भी हमने आउटर कॉलम में निकाल लिया। हाँ, पूरी नोट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसकी दूसरी इफेक्ट यानी कि बैड डेट रिजर्व की दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी पीएनएल में अदर एक्सपेंस के अंडर। अब देखिए अदर एक्सपेंस की हमने नोट नंबर बनाई है 11, तो नोट नंबर 11 में हम लिख देते हैं अदर एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पर बैड डेट रिजर्व अमाउंट कितनी है 20,000, तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया 20,000। अब उसके बाद एडजस्टमेंट है ट्रांसफर ₹40,000 टू जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कहां से करते हैं पीएनएल बैलेंस में से करते हैं, यानी कि पहले तो हमें पीएनएल अकाउंट की बैलेंस अमाउंट कितनी है 60,000, ये हम कहां पर लिखेंगे बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस हेड के नीचे। अब देखिए इसकी हम बैलेंस, इसकी हम नोट देख लेते हैं कौन सी है, नोट नंबर 2। नोट कितनी है नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 में पहले तो हम बैलेंस शीट, तो नोट नंबर 2 में पहले तो हम बैलेंस लिख लेंगे। देखिए सरप्लस पीएनएल अमाउंट है 60,000, तो पहले हमने ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट यहां पर दे दी। अब देखिए पीएनएल में से अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो पीएनएल का प्रॉफिट तो मेरा कम होगा। मैंने कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जनरल रिजर्व में 40,000, तो यहां से पीएनएल में से हम क्या करेंगे माइनस, यानी कि देखिए यहां पर माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया माइनस करके ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, एडजस्टमेंट की इफेक्ट होती है 2, यहां से माइनस होगा तो जनरल रिजर्व में क्या होगा प्लस, यानी कि जनरल रिजर्व तो इंक्रीज होगी। चलिए इसके लिए मुझे जनरल रिजर्व की ओपनिंग बैलेंस की जरूरत होगी, तो सिंपली मैं देख लेता हूं जनरल रिजर्व की ओपनिंग बैलेंस कितनी है 1,40,000। तो चलिए ये मैं लिख देता हूं कहां पर रिजर्व सरप्लस का हेड के नीचे ही, यानी कि नोट्स टू अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 किसकी जनरल रिजर्व की। अब पीएनएल में से ट्रांसफर हुआ तो जनरल रिजर्व क्या होगी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज हमने कर दी अमाउंट कितनी 40,000, तो चले मैंने यहां पर लिख दिया 40,000। अब देखिए टोटल हम लास्ट में लगाते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की हमने दो इफेक्ट दे दी, पीएनएल में से हमने किया माइनस और जनरल रिजर्व में हमने किया प्लस। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल की बैलेंस कितनी है वो देखनी पड़ेगी, तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल की बैलेंस है 12 लाख। ठीक है, 12 लाख पर हम कितना डिविडेंड पे करने वाले हैं 10%। हाँ अभी हमने प्रपोज किया है, पे नहीं किया है, तो सिंपली पहले तो हम 12 लाख शेयर कैपिटल के अंदर हम लिख लेते हैं, अमाउंट है 12 लाख। अब देखिए बैलेंस शीट की शेयर कैपिटल की नोट है, वो नोट नंबर है 1, तो नोट नंबर 1 में हम चलते हैं और पहले लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट कितनी है 12 लाख। तो चलिए ये हमने यहां पर लिख दी। अब देखिए 12 लाख पर हमने कितना डिविडेंड प्रपोज किया 10%। अब देखिए 12 लाख का अगर हम 10% करेंगे तो इनटू 10 डिवाइड बाय 100, तो आया 1,20,000, यानी कि डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दिया कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1,20,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी तक किया नहीं है। तो सिंपली पहले तो ये हमारे लिए यानी कि कंपनी की बैलेंस यानी कि प्रॉफिट तो कम होगा, तो पहली इफेक्ट हम देंगे पीएनएल में से माइनस करेंगे। अब देखिए पीएनएल हमने कहां पर लिखा था, नोट्स टू अकाउंट नंबर थी 2, तो सिंपली नोट्स टू अकाउंट में देखिए यहां पर मैंने किया माइनस पीएनएल की बैलेंस में से इक्विटी डिविडेंड 1,20,000। ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट है, तो पहली इफेक्ट मैंने कहां पर दी
पीएनएल में से मैंने माइनस किया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम पीएनएल स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिख रहे? आप पीएनएल स्टेटमेंट में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अल्टीमेटली तो हमारी कैपिटल ही है, यानी कि कंपनी की क्या है, कैपिटल। अब ये भी अगर आप टैक्स के सामने माइनस करोगे, ठीक है, यानी कि टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट जो है वो आपको इक्विटी डिविडेंड के सामने नहीं मिलता है, इसलिए हम पीएनएल में से माइनस नहीं करते। कहां पर करते हैं, बैलेंस शीट में, पीएनएल की बैलेंस में से हम माइनस करते हैं। चलिए ये तो थोड़ा डिटेल में हो गया, आपको, आप अगर इतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आपको सिंपली क्या याद रखना है, पहले तो पीएनएल में से हमने किया माइनस। अब देखिए इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी, तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर आएगी। तो देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम देख लेते हैं, नोट नंबर है 6। तो 6 नोट नंबर में हम सिंपली लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड अमाउंट 1,20,000। तो नोट नंबर 6 प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर अमाउंट है 1,20,000। तो चलिए दूसरी इफेक्ट हमने यहां पर लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023। देखिए यहाँ पर डिबेंचर डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, 80,000, और मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था पहले, कितने ईयर्स आए थे, 7। तो 80,000 डिवाइड बाय 7 अगर हम करते हैं तो अमाउंट आती है 11,428.57। अगर मैं फ्रैक्शन इग्नोर करूं तो कितना आएगा, 11,429। तो एवरी ईयर हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, किस में से, डिबेंचर डिस्काउंट में से। तो पहले तो मैं 80,000, अब देखिए 80,000 डिबेंचर डिस्काउंट, ये हमने बैलेंस लिखी ट्रायल बैलेंस में से। तो ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट आएगी, 1। तो पहले ये हम कहां पर लिखेंगे, अदर करंट एसेट के अंडर। देखिए सिंपली इसीलिए मैंने ये लिखा था, ताकि मैं सिंपली बोल पाऊं कि असेट के अंडर, नॉन करंट एसेट के अंडर, अदर नॉन करंट एसेट में। तो चलिए अदर नॉन करंट एसेट हम अगर देखें तो नोट नंबर है 10। तो नोट नंबर 10 हम देखते हैं तो हमने यहां पर लिखा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 80,000। तो चलिए ये हमने इफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस में से। तो सिंपली हमने यहां पर लिखा 80,000, उसमें से हम माइनस करेंगे, हमने जो कैलकुलेशन किया वो 11,429। तो अमाउंट आएगी 68,571, हमने आउटर कॉलम में निकाली, और यहां पर 11,429 हमने लिखा। अब देखिए इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी, हमने सिंपली किया रिटर्न ऑफ, यानी कि डिबेंचर ऑन यानी कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हमने क्या किया, राइट ऑफ। तो सिंपली एक्सपेंस के अंडर हमारे पास एक हेड है, हमारे पास एक हेड है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके नीचे हम दूसरी इफेक्ट दे देंगे। हमारे पास दूसरा हेड है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उस पर हम वहां पर जाकर हम दूसरी इफेक्ट दे देंगे। तो चलिए देखते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यहां पर हमने लिख दिया रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर डिस्काउंट अमाउंट लिख दी यहां पर 11,429। तो देखिए यहां पर हमारा एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट। चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस में से। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसकी हमने ऑलरेडी इफेक्ट दे दी है, यानी कि इसको हम स्किप करेंगे, यानी कि जहां पर भी हमने येलो टिक किया हुआ है उनकी इफेक्ट हमने ऑलरेडी दे दी है, तो सिंपली अभी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आया 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट है 3 लाख। तो सिंपली इसको हम कहां पर लिखेंगे, देखिए ESS यानी कि इक्विटी, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की नोट हमें पता है, नोट नंबर 1। तो सिंपली नोट नंबर 1 पर जाकर हम यहां पर लिख देते हैं अमाउंट 3 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 फुल्ली पेड। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक हिडन एडजस्टमेंट बना। देखिए यहां पर परसेंटेज दिए गए हैं 12%। देखिए 12% यानी कि यहां पर हिडन एडजस्टमेंट बन सकता है, मैं नहीं कर रहा हूं कंफर्म बनेगा, लेकिन बन सकता है, यानी कि 12% हमें यहां पर दिया गया है। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर हम एवरी ईयर 12% से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 3 लाख अगर हम देखें, 3 लाख इंटू 12% अगर हम करते हैं तो 3 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 100। तो एवरी ईयर हमें डिविडेंड पे करना है 36,000। तो चलिए देखते हैं यहां पर हमने डिविडेंड पे किया है या नहीं किया है। तो देखिए यहां पर अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो कहीं पर भी हमें प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कहीं पर भी कोई भी अमाउंट नहीं दी गई है। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई डिविडेंड हमने पे नहीं किया है। तो डिविडेंड हमने पे नहीं किया तो क्या होगा, तो क्या होगा, पेएबल। तो 36,000, हालांकि हमने प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे नहीं किया है, लेकिन पे तो करना पड़ेगा। तो यहां पर हिडन एडजस्टमेंट बन गया 36,000 हमारे लिए पहले तो हो गई करंट लायबिलिटी,
और उसके बाद दूसरी हम इफेक्ट देंगे, प्रॉफिट में से क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर पीएनएल स्टेटमेंट में तो हम इसकी इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन कहां पर देंगे, नोट्स टू अकाउंट में जो पीएनएल बैलेंस थी उसमें से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अमाउंट लिखी 36,000, हमने यहाँ पर एक इफेक्ट दी, तो इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी। देखिए ये हमारे लिए क्या बन गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है कि इन शॉर्ट टर्म हम इनको पे तो करने ही वाले हैं, तो सिंपली दूसरे हम इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट के अंडर, करंट लायबिलिटी के अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए उसकी नोट नंबर है 6, तो नोट नंबर 6 में हम इसकी दूसरी इफेक्ट दे देते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर अमाउंट है 36,000, तो देखिए हिडन एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स भी हमने दे दी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स। देखिए रिडीमेबल डिबेंचर्स हमारे लिए क्या हुआ, बोरोइंग। इसकी ट्रायल बैलेंस की जितनी इफेक्ट होती है उतनी हम दे देते हैं। ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट होती है, 1, तो ये हम कहां पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर। तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग की नोट नंबर है 3, तो नोट नंबर 3 में जाकर हम लिख देते हैं 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स अमाउंट है 3 लाख। तो चलिए सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया 3 लाख। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो 10% यानी कि यहाँ और यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट बनेगा ही, क्योंकि हमने पहले ही देखो यहाँ पर H1 लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट क्या बनेगा, 3 लाख के ऊपर अगर हम 10% से इंटरेस्ट पे करते हैं तो आता है इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आएगा 30,000, यानी कि होल ईयर का इंटरेस्ट हमें डिबेंचर पर कितना पे करना है, 30,000। लेकिन हमने यहाँ पर पे अभी तक कितना कर दिया है, 12,000, यानी कि 18,000 का कुछ भी हमें यहाँ पर अभी तक दिया, हमें यहाँ पर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, तो सिंपली वो हमें पे तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपली 18,000 हमारे लिए क्या बन जाएंगे, पेएबल। 30,000 में से अगर हम 12,000 माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे, 18,000। तो 18,000 हमें अभी पे करना बाकी है। तो सिंपली पहले तो पीएनएल में हमारे लिए क्या हुआ, ये एक्सपेंस, तो पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट। देखिए फाइनेंस कॉस्ट में अगर हम देखें तो पहले मैंने ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट दी 12,000, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मैंने लिख दिया यहाँ पर अमाउंट 12,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 18,000, यानी कि 18,000 अभी तक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने पे नहीं किया है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस, यानी कि प्लस 18,000। चलिए उसके बाद ये हिडन एडजस्टमेंट बना, एडजस्टमेंट कोई सा भी हो, हिडन हो या दिखता हो, इफेक्ट तो दो ही होंगी। तो दूसरी इफेक्ट इसकी कहां पर होगी, हमारे लिए क्या बन गया ये, लायबिलिटी। उसमें भी कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंडर हमारे लिए, हमारे पास कोई पर्टिकुलर इसके लिए हेड नहीं है, तो सिंपली हम कहां पर लिख देंगे, अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर। तो अदर करंट लायबिलिटीज का नोट नंबर है 4, तो देखिए यहाँ पर नोट नंबर 4 और अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 18,000। यहाँ पर एक ही इफेक्ट है, यहाँ पर एक ही अमाउंट है, तो डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है तो चलिए यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद आया ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट, अगर हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक 1,40,000। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा, पीएनएल में चेंज इन इन्वेंटरीज के नीचे ओपनिंग स्टॉक की जगह खाली पड़ी है, तो वहां पर चलिए हम लिख देते हैं पीएनएल में चेंज इन इन्वेंटरीज के अंडर ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितनी लिखी हमने यहाँ पर 1,40,000। चलिए उसके बाद ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है परचेस एंड सेल्स। अब देखिए परचेस की बैलेंस कौन सी होगी, डेबिट, और सेल्स की बैलेंस कौन सी होगी, क्रेडिट। तो पहले हम लिख देते हैं परचेस। परचेस भी कहां पर आएगा, पीएनएल में सबसे पहला ही हेड आता है 18,60,000, हमने यहाँ पर लिख दिया परचेस। अब उसके बाद ट्रायल बैलेंस में हमें दिया गया है सेल्स। अब सेल्स की अमाउंट कितनी है, 32 लाख। तो सेल्स हम कहां पर लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कहां पर, पीएनएल में। तो देखिए पीएनएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे स्टार्टिंग में आता है, तो यहां पर हमने लिख दिया 32 लाख। चलिए उसके बाद ट्रायल बैलेंस में वापस चलते हैं। चलो पहले तो हम इन दोनों को येलो टिक कर देते हैं। उसके बाद आया गुड्स रिटर्न। अब देखिए डेबिट बैलेंस होगी गुड्स रिटर्न की, तो कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट बैलेंस किसकी होगी, परचेस रिटर्न की। तो सिंपली हमने अभी 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 लिखा परचेस और सेल्स, तो उसमें से हम ये दोनों चीजें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले हम डेबिट बैलेंस 80,000 यानी कि क्या हुआ, सेल्स रिटर्न, तो पहले ये हम सेल्स में से माइनस कर लेते हैं 80,000। तो देखिए सेल्स, उसमें से हमने रिटर्न माइनस किया 80,000, तो चलिए यहां पर हमने लिख दिया। उसके बाद आया ट्रायल बैलेंस में परचेस रिटर्न। अब देखिए परचेस रिटर्न की अमाउंट कितनी है, 60,000, तो ये हम कहां से माइनस करेंगे, परचेस में से। तो सिंपली पीएनएल में परचेस में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, रिटर्न, अमाउंट है 60,000, तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया 60,000। चलिए उसके बाद अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो ऑलमोस्ट लैंड बिल्डिंग डेटर्स, उसकी हमने इफेक्ट दे दी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पहुंच गए क्रेडिटर्स में। अब देखिए क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, 2 लाख। अब क्रेडिटर्स आप सबको पता है कहां पर आएगा, ट्रेड पेएबल्स में।
अब ट्रेड पेबल्स कहां पर आता है? बैलेंस शीट के अंडर लायबिलिटीज यानी कि इक्विटी, उसके अंडर करंट लायबिलिटी के अंडर ट्रेड पेबल्स होता है। तो चलिए बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं ट्रेड पेबल्स। अब देखिए ट्रेड पेबल्स की नोट नंबर है 5, तो सिंपली नोट नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स और अमाउंट है 2 लाख, तो सिंपली हमने यहाँ पर लिख दी 2 लाख। अब देखिए उसके बाद आया ट्रायल बैलेंस में ऑक्ट्रॉय यानी कि एक्सपेंस हमारा 1,80,000। ऑक्ट्रॉय का कोई पर्टिकुलर हेड तो हमारे पास नहीं है, तो सिंपल हम पीएनएल में कहां पर लिखेंगे? अदर एक्सपेंस में। अब देखिए अदर एक्सपेंस की नोट सबसे लास्ट वाली है 11 नंबर की। देखिए यहां पर हमने लिख दिया ऑक्ट्रॉय 1,80,000 अमाउंट लिख दी। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखें तो देखिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सारी चीजें आएगी कहां पर? पीएनएल में, और उसमें भी कहां पर आएगी? अदर एक्सपेंस के अंडर। तो चलिए चारों इन्फॉर्मेशन एक साथ लिख देते हैं 40,000, 16,000, 6,80,000 एंड 1,70,000। तो चलिए यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में अदर एक्सपेंस देखिए वेजेस एंड लेबर 6,80,000, उसके बाद एडमिन एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस और कैरेज आउटवर्ड। अब देखिए ये सब चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अमाउंट यहाँ पर देखकर। अब उसके बाद आया गुड्स इन ट्रांजिट। अब देखिए गुड्स इन ट्रांजिट यानी कि ये हमारे लिए क्या है? इन्वेंटरीज। हमने पहले ही पढ़ा कि हम कहां पर लिखेंगे? इन्वेंटरीज के अंडर। वो कहां पर आता है? असेट, उसमें भी करंट असेट। तो सिंपली हम चलते हैं बैलेंस शीट में, असेट, उसमें करंट असेट और नोट नंबर है 8, तो हम उसी में लिख देते हैं नोट नंबर 8। चलिए हम आ गए नोट नंबर 8 में। अब देखिए यहाँ पर गुड्स इन ट्रांजिट अमाउंट कितनी है? 20,000, तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दी गुड्स इन ट्रांजिट। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है, चलिए इसको भी हम पहले येलो टिक कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्टर फीस। अब देखिए डायरेक्टर फीस पहले ही मैंने बताया था, आप सिंपली कहां पर लिखोगे? पीएनएल में अदर। यहां पर अगर डायरेक्टर सैलरी या तो रेम्यूनरेशन वर्ड यूज करेंगे तो हम कहां पर लिखेंगे? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के अंडर। लेकिन यहां पर हम कहां लिखेंगे? पीएनएल में अदर एक्सपेंस के अंडर। तो पहले तो हम यहां पर येलो टिक कर देते हैं और सिंपली नोट्स टू अकाउंट में अदर एक्सपेंस की नोट्स कौन सी है? नोट नंबर 11। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया डायरेक्टर फीस, अमाउंट लिख दी 20,000। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है 40,000, वो है डायरेक्टर्स लोन, यानी कि डायरेक्टर ने हमें लोन दिया है, क्योंकि बैलेंस कौन सी है? क्रेडिट। तो देखिए ये हमारे लिए तो लोन ही कहलाती है, कोई भी दे हमारे लिए तो लोन ही कहलाएगी। तो सिंपली हम कहां पर लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? इक्विटी साइड। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग की नोट नंबर है 3, तो चलिए नोट नंबर 3 में चलते हैं। देखिए नोट नंबर 3 में यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग अमाउंट है डायरेक्टर्स लोन 40,000, तो चलिए हमने यहां पर लिख दी 40,000। अब उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है 16,000, और वो किसकी है? स्टाफ पेंशन फंड। अब देखिए स्टाफ पेंशन फंड हमने पढ़ा था कहां पर आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंडर। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहां पर आएगी? इक्विटी साइड बैलेंस शीट में। तो सिंपली हम देखें तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन देखिए एक ही इंफॉर्मेशन तो सिंपली हमने यहीं पर डायरेक्ट लिख दी स्टाफ पेंशन फंड, अमाउंट है 16,016। ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में कौन सी अमाउंट है? पहले इसको येलो टिक कर देते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कौन सी है? इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का तो पर्टिकुलर हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट की कौन सी साइड? असेट साइड। तो सिंपली हम वहां पर लिख देते हैं असेट साइड। अब देखिए असेट साइड बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हमने लिख दिया अमाउंट 3 लाख। चलिए उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है 12,000, और किसकी है? लूज टूल्स। अब देखिए लूज टूल्स कहां पर आएंगे? इन्वेंटरीज के अंडर। तो चलिए सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं इन्वेंटरीज के अंडर बैलेंस शीट में असेट साइड इन्वेंटरीज की नोट नंबर है 8, तो चलिए नोट नंबर 8 में हम लिख देते हैं इन्वेंटरीज लूज टूल्स, अमाउंट है 12,000, तो हमने यहां पर लिख दी 12,000। चलिए उसके बाद ट्रायल बैलेंस में दिया गया है हमें बिल्स रिसीवेबल और पेएबल्स दोनों एक जगह पर। डेबिट बैलेंस होगी बिल्स रिसीवेबल की और क्रेडिट बैलेंस होगी बिल्स पेएबल की। तो पहले डेबिट बैलेंस है 40,000, किसकी है? बिल्स रिसीवेबल की। अब सबको पता है कि बिल्स रिसीवेबल कहां पर आएगा? ट्रेड रिसीवेबल के अंडर। तो ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट साइड अगर हम देखें तो नोट नंबर है 9। अब नोट नंबर 9 में हम लिख देते हैं यहां पर बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है 40,000, तो चलिए हमने यहां पर लिख दी। अब उसके बाद बिल्स पेएबल की अमाउंट कितनी है? 20,000। तो 20,000 हम कहां पर लिखेंगे? ट्रेड पेएबल्स के अंडर। कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल्स
नोट नंबर है 5, तो देखिए नोट नंबर 5 में हमने यहाँ पर लिख दिया बिल्स पेएबल, अमाउंट लिख दी 20,000। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस है क्रेडिट, अमाउंट है 48,000। तो सिंपली ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि पब्लिक के पास से हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट की हुई है, अमाउंट है 48,000। तो सिंपली ये हम कहां पर लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग लायबिलिटी साइड नोट नंबर है 3, तो नोट नंबर 3 में जाकर हम लिख देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 48,000। चलिए उसके बाद वापस ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखें तो दिया गया है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट है 20,000। अब देखिए ये हम कहां पर लिखेंगे, शेयर कैपिटल के हेड के नीचे हम लिखेंगे। तो सिंपली शेयर कैपिटल का आपको हेड पता ही है, कौन सी नोट नंबर है उसकी, नोट नंबर 1। तो चलिए नोट नंबर 1 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट कितनी थी 20,000, तो हमने यहाँ पर लिख दी 20,000। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में भी हम इसको टिक कर देते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है कैश एंड बैंक। अब देखिए ये हम कहां पर लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड के नीचे। तो चलिए वो हम कहां पर लिखते हैं, बैलेंस शीट में करंट असेट के अंडर। तो करंट एसेट के अंदर हम यहाँ पर देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट कितनी है 50,000, उसके अंदर हमने लिख दिया कैश एंड बैंक बैलेंस। तो चलिए यहाँ पर हमारी ट्रायल बैलेंस हो गई कंप्लीट। देखिए ट्रायल बैलेंस की सभी इफेक्ट्स हमने दे दी। तो अब हमारा काम शुरू होता है टोटल लगाने का, यानी कि जब बैलेंस शीट टैली होगी तब जाकर हमारा सम कंप्लीट होगा, उससे पहले नहीं होगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नोट्स का टोटल लगाते हैं। तो सबसे पहले नोट नंबर 1। अब देखिए नोट नंबर 1 का अगर मैं टोटल लगाऊं तो सबसे पहले 3 लाख प्लस 12 लाख, टोटल हो गया 15 लाख। तो चलिए ये हमने यहां पर लिख दिया 15 लाख। अब उसमें हम ऐड करेंगे 20,000, तो टोटल हो गया 15 लाख 20,000 किसका, शेयर कैपिटल की नोट का। तो ये टोटल हम सिंपली कहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे पहले तो आउटर कॉलम में। उसके बाद बैलेंस शीट में हम कहां पर लिखेंगे, शेयर कैपिटल के पास लिख देंगे, देखिए यहां पर 15 लाख 20,000। तो देखिए अभी सिंपली ये फिल इन द ब्लैंक ही है, वहां से आप टोटल लगाओगे, यहां पर आकर आप लिख दोगे, सिंपली इतना ही है। उसके बाद सेकंड नोट नंबर है रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस करने से पहले हमें करंट ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पीएनएल के बैलेंस जो हम लिखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे प्लस। तो इससे पहले हमें पीएनएल का टोटल लगाना पड़ेगा। तो चलिए पीएनएल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वहां पर हमें सेल्स दिया गया है 32 लाख माइनस 80,000 रिटर्न, तो टोटल हो गया 31 लाख 20,000। तो चलिए ये हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आया अदर इनकम। अब देखिए अदर इनकम में 16,000 प्लस 14,000, तो अमाउंट आ गई 30,000। तो चलो ये हमने यहाँ पर लिख दी 30,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद टोटल इनकम, तो 30,000 प्लस 31 लाख 20,000, तो यहाँ पर हमें आ गया टोटल इनकम का 31 लाख 50,000। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया 31 लाख 50,000। अब उसके बाद आया एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में सबसे पहले परचेस, अमाउंट है 18 लाख 60,000, माइनस हम रिटर्न करेंगे कितना 60,000, तो हमारी नेट परचेस है 18 लाख, जो हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख दी परचेस। अब देखिए उसके बाद चेंज इन इन्वेंटरीज। अब देखिए चेंज इन इन्वेंटरीज में ओपनिंग स्टॉक है 1,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 2,80,000। अब माइनस करेंगे तो आंसर आया माइनस नेगेटिव 1,40,000। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 1,40,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आगे चले तो फाइनेंस कॉस्ट। अब देखिए फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट है 12,000 प्लस 18,000, तो हमारे फाइनेंस कॉस्ट का टोटल आया 30,000, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद आया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन 1,24,000 प्लस 11,429, तो हमारा टोटल आ गया 1,35,429। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1,35,429। अब उसके बाद अदर एक्सपेंस का नोट नंबर 11। तो देखिए नोट नंबर 11 में अगर हम देखें तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, तो हमें वहां पर टोटल लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला है 6,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,70,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, तो हमारा यहाँ पर टोटल आ गया 11,26,000। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया 11,26,000, और पीएनएल में भी हमने लिख दिया अदर इनकम में 11,26,000।
तो चलिए P&L में भी हमने लिख दिया 11,26,000। चलिए अब लगाते हैं एक्सपेंस का टोटल। तो सबसे पहला है 18 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 1,40,000 क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्रीज हमें नेगेटिव में आंसर आया था। तो माइनस 1,40,000 प्लस 30,000 प्लस 1,35,429 प्लस 11,26,000। तो हमारा टोटल आ गया यहाँ पर 29,51,429। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम में से हम माइनस करेंगे एक्सपेंस। तो देखिए इनकम हमारे पास है 31,50,000 माइनस एक्सपेंस आया 29,51,429। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 1,98,571। तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया 1,98,571। देखिए यहाँ पर हमें टैक्स का प्रोविजन कोई भी नहीं दिया गया है, तो सिंपली ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमारे लिए फाइनल प्रॉफिट हो गया। तो ये हम कहाँ पर ले जाएंगे, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के हेड के नीचे। तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस की नोट में अगर हम देखें तो P&L का बैलेंस हमें यहाँ पर ओपनिंग दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट करंट ईयर का आया 1,98,571, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं रिजर्व सरप्लस के टोटल से। तो सबसे पहले था जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व 1,40,000 प्लस 40,000, तो टोटल जनरल रिजर्व कितना बन गया 1,80,000। तो चलिए ये हमने आउटर कॉलम में निकाल लिया 1,80,000। उसके बाद टोटल P&L में बैलेंस हमारे पास कितनी बची, तो चलिए ओपनिंग बैलेंस है 60,000 प्लस 198,571 करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस 40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 36,000। तो हमारी P&L की बैलेंस बची हमारे पास 62,571। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया आउटर कॉलम में। उसके बाद रिजर्व सरप्लस का अगर हम टोटल देखें तो 62,571 प्लस 1,80,000, तो टोटल आया 2,42,571। तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया 242,571। अब ये हम कहाँ पर लिखेंगे, रिजर्व सरप्लस के अंडर। तो देखिए यहाँ पर रिजर्व सरप्लस 242,571 हमने यहाँ पर लिख दी। अब बैलेंस शीट का टोटल लास्ट में लगाते हैं, पहले हम नोट्स का टोटल लगा लेते हैं, यानी कि एक काम कंप्लीट हो। अब थर्ड नोट नंबर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 48,000 प्लस 3 लाख प्लस 40,000, तो टोटल हुआ 3,88,000। तो चलिए ये हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में निकाल लिया बाहर। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैलेंस शीट में हम लिख देंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,88,000। चलिए उसके बाद नोट नंबर 4 है अदर करंट लायबिलिटीज। चलिए ये तो हम डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि एक ही आइटम है। तो बैलेंस शीट में भी हमने डायरेक्टली लिख दिया अदर करंट लायबिलिटीज 18,000। चलिए उसके बाद नोट नंबर 5 ट्रेड पेएबल्स। अब देखिए ट्रेड पेएबल्स में अगर हम देखें तो 2 लाख क्रेडिटर्स प्लस 20,000 बिल्स पेएबल, तो टोटल कितना हुआ 2,20,000। तो चलिए ये हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख दिया। और उसके बाद बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल यहाँ पर हमने लिख दिया 2,20,000। चलिए उसके बाद नोट नंबर 6। तो नोट नंबर 6 अगर हम देखें तो है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अमाउंट है 36,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल आया 1,56,000। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1,56,000। अब बैलेंस शीट में भी हम ये अमाउंट लिख देते हैं 1,56,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए उसके बाद नोट नंबर 7। अब नोट नंबर 7 ऑलरेडी हमने सब कुछ लिख दिया है उसका, तो सिंपल चलते हैं नोट नंबर 8 के पास। 2,80,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, तो अमाउंट आ गई 3,12,000। तो चलिए इन्वेंटरीज में हमने आउटर कॉलम में लिख दिया पहले 3,12,000। अब देखिए बैलेंस शीट में इन्वेंटरीज के अंडर हम लिख देते हैं यहाँ पर 3,12,000। तो चलिए हमने इन्वेंटरीज में लिख दिया बैलेंस शीट में 3,12,000। अब उसके बाद नोट नंबर 9। अब नोट नंबर 9 उसमें हमें दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स में पहले तो 3,80,000 प्लस 40,000, तो हमारे पास अमाउंट आई टोटल 4,20,000। तो चलिए ये हमने आउटर कॉलम में निकाल दी और ट्रेड रिसीवेबल्स की नोट्स का टोटल आ गया 4,20,000। तो चलिए बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं 4,20,000 ट्रेड रिसीवेबल्स में। उसके बाद नोट नंबर 10 अदर करंट असेट। तो देखिए अदर करंट असेट उसमें हमें अमाउंट दी गई है 14,000
प्लस 68,571, तो टोटल आ गया 82,571। तो चलिए ये हमने पहले अदर करंट एसेट नोट का टोटल लिख लिया, उसके बाद इसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं। अदर करंट एसेट टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया 82,571। चलिए उसके बाद नोट नंबर 11 का तो हमने चलो टोटल लगा लिया था। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का टोटल। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इक्विटी से। तो चलिए सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड अगर हम देखें तो 15,20,000 प्लस 242,571, तो टोटल आ गया हमें 17,62,571। तो चलिए शेयर होल्डर्स फंड का टोटल हमने आउटर कॉलम में लिख दिया 17,62,571। उसके बाद आया नॉन करंट लायबिलिटीज, तो उसका टोटल है 3,88,000 प्लस 16,000, तो टोटल आ गया 4,04,000। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया 4,04,000। अब उसके बाद अब देखिए करंट लायबिलिटीज 2,20,000 प्लस 18,000 प्लस 1,56,000, तो हमारा टोटल आ गया 3,94,000। तो चलो करंट लायबिलिटीज का टोटल भी हमने आउटर कॉलम में निकाल लिया 3,94,000। अब टोटल इक्विटी यानी कि लायबिलिटीज का टोटल हम लगाएं तो 3,94,000 तो है ही, प्लस 17,62,571। अब इसमें हम प्लस करेंगे प्लस 4,04,000, तो हमारे पास आ गया 25,60,571। तो चलिए ये हमने टोटल लायबिलिटीज का लिख दिया यहाँ पर 25,60,571। हाँ अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि असेट साइड का बाकी है, कुछ भी हो सकता है अभी। चलिए उसमें सबसे पहले नॉन करंट असेट, तो 13,96,000 प्लस 3 लाख, तो नॉन करंट एसेट का टोटल आ गया 16,96,000। तो चलिए ये हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में निकाल लिया 16,96,000। चलो फाइनल स्टेप करंट एसेट। अब करंट एसेट में है 3,12,000 प्लस 4,20,000 प्लस 50,000 प्लस 82,571, तो हमें इसका टोटल मिला 8,64,571। चलिए ये हमने असेट साइड के मैन हेड्स का टोटल लगा लिया, अभी असेट साइड का टोटल लगाना बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर हमें यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 16,96,000 प्लस 8,64,571। अब दिल थाम के बैठ जाइए, टिक 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 हो रहा है ना ऐसा। 1-1.5 घंटा लेक्चर देखने के बाद अगर बैलेंस शीट का टोटल ना मिले तो बताओ कैसा होगा। चलिए जोक से पार्ट मिल ही जाएगा यहाँ पर। तो चलिए टिक टिक 1 टिक टिक 2, चलिए लगा ही देते हैं, इक्वल टू लगाया तो आ गया 25,60,571। चलो यहाँ हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट, ये बोल सकते हो आप, क्योंकि इतना बड़ा सम 14 मार्क्स में आपको आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट, लेकिन मैंने आपको बोला था बीच में कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इजी मेथड, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो और पीएनएल साथ में बनाना हो, इजीएस्ट मेथड है सिंपली। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कोडिंग दे दी थी, तो यहाँ गिन सकते हो ईएसएस कितना आया, ईएसएस आया 3 बार, तो पता चल जाएगा कि इसकी नोट्स आपको बनानी है। तो सिंपल आपको पता लग गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंडर आता है, शेयर कैपिटल के अंडर। तो शेयर कैपिटल की नोट नंबर कंफर्म बनेगी। तो अगर आपको सिंपली कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कीजिए, आपने देखा कि कंपनीज फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ आया है, तो सिंपली तो पहले आप क्या करो, बैलेंस शीट का और पीएनएल का पूरा फॉर्मेट लिख दो एक एक लाइन छोड़कर। यानी कि सबसे पहले इक्विटी, उसमें शेयर कैपिटल, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी आपने, उसके बाद रिजर्व सरप्लस, उसके बाद वापस आपने एक लाइन छोड़ दी। ऐसा कर पूरी बैलेंस शीट लिख दो। उसके बाद पीएनएल, पीएनएल में स्टार्ट करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो अदर इनकम। ऐसे करके आप एक एक लाइन छोड़कर पूरी बैलेंस शीट लिख दो। फिर आप ईएसएस और ये सब कैलकुलेट कर लो। हाँ 2-3 मिनट का टाइम जाएगा क्योंकि आपने कोड तो दिए ही होंगे। तो उसके बाद आपको सिंपली कैलकुलेट करना है कि ईएसएस कितनी जगह पर है, 3 जगह पर, ईएनएलबी कितनी जगह पर है, तो 2 जगह पर। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर देख सकते हो कि आपकी कितनी नोट्स बनेगी। हाँ सिंपल कैलकुलेशन से आपको 2 या 3 मिनट ज्यादा लगेंगे, बट आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसे करते हो तो। चलो यहाँ पर ये लेक्चर हम करते हैं कंप्लीट। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो,
और अगर लास्ट तक आ गए हो तो आपको काम पसंद ही आया तो सिंपली लाइक कर दो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसी नॉलेज उनको भी मिलती रहे इसके लिए। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।